हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मनोज पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्रोथ एंड डीके करंट इन एलआर सर्किट और इंडक्टर सर्किट। मतलब एक सर्किट होगा जिसके अंदर इंडक्टर लगा होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो टॉपिक है ये आमतौर पर 12th का टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक को जानने के लिए बेसिक कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉइल या इंडक्टर क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, बेसिक थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इन सब चीजों के बारे में आपको पता नहीं है तो पहले आप इन सब चीजों के बारे में पता कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, बेसिकली है क्या इस टॉपिक के अंदर कि देखा गया है, अगर आपको पता हो कि इंडक्टर या कॉइल में जब कोई पावर दिया जाता है, मतलब उसमें करंट जब ग्रो करता है तो उसको उस करंट को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडक्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। उसी तरह जब वो करंट पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है और आपने स्विच को ऑफ कर दिया, तो जब वो ऊपर से मैक्सिमम वैल्यू से नीचे वैल्यू मतलब जीरो वैल्यू तक आता है तो उसको डीके करने में, मतलब डिक्रीज करने में भी उसको टाइम लगता है। वो फटाक से या जल्दी से डिक्रीज हो नहीं पाता, तो ना जल्दी से बढ़ पाता है ना जल्दी से डिक्रीज हो पाता है, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर आपको सेल्फ इंडक्शन नॉलेज नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप उसको समझ लीजिए। अब देखिए, होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि इंडक्टर है, अब उसका अपना एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसका अपना एक रेजिस्टेंस नहीं भी है तो आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लीजिए। होता है भाई, हर एक चीज का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लीजिए। अब आप इसको जैसा भी आप चाहे पावर सप्लाई दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं, डायरेक्ट करंट का भी पावर सप्लाई दे सकते हैं वोल्टेज या बैटरी से, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल भी दे सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का भी पावर सप्लाई दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे फिलहाल डीसी करंट प्रोवाइड कर रहा हूं थ्रू अ सेल और अ बैटरी। यहाँ पे मैंने की लगा के रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है, ईएमएफ है, वो आपका कितना है, ई है। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में इस की को कभी कभार मॉर्स की भी लिखा जाता है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर ये मॉर्स की क्या होता है। देखिए, मॉर्स की कुछ नहीं होता। ये अगर आपको थोड़ा पता हो, नाजी रूल के टाइम पे जर्मन में एक किस्म की कोडिंग यूज की जाती थी, उसको कहा जाता था मॉर्स कोड। उस मॉर्स कोडिंग के लिए किस्म की होती थी, टैपिंग की, उसको से दबाते थे और टिक 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 ऐसा आवाज आता था। तो कभी कभार सर्किट्स में एक्सपेरिमेंट्स के लिए उस मॉर्स जो की है उसको यूज किया जाता है। आप चाहे तो नॉर्मल की भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं पर आपको मॉर्स की दिख रहा है तो उसको लेकर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, वो एक की ही बात कर रहे हैं। यू कैन यूज अ नॉर्मल की आल्सो। ठीक है, टैपिंग की। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हुआ क्या कि जैसे ही आपने इस की को क्लोज कर दिया, मतलब सर्किट को एक्टिव कर दिया, तो ये जो आपका वोल्टेज है दो जगह पे इक्वली नहीं कहते, मतलब बढ़ जाता है। एक तो यहां पे इसका वीएल कह सकते हैं, एक यहां पे आपका वीआर। आपका करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है क्योंकि आप करंट दे रहे हैं, लेकिन ये इंडक्टर जो है एक झटके में करंट को बढ़ने नहीं देगा बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो शुरू में क्या होता है, आपका जो करंट है उसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम, ये जो है ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग होता है, शुरू में इंक्रीजिंग होता है। लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज में मतलब जब आपका टाइम t जीरो होता है, उस टाइम आपका जो करंट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम होता क्या है कि आपका जो सेल्फ इंडक्शन है, या आप कह सकते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अक्रॉस एल, ये मैक्सिमम होता है। इतना ज्यादा होता है ये ऑपोजिशन की करंट इनिशियल स्टेज में बिल्कुल जीरो होता है। वक्त के साथ होता क्या है, ये जो ऑपोजिशन है धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली कम हो जाता है। अच्छा, मैं ये वर्ड एक्सपोनेंशियल क्यों यूज कर रहा हूं आपको मैं बाद में बताऊंगा, जब इसका इक्वेशन निकल के आएगा इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू, तो मैं आपको समझा दूंगा एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं। तो धीरे धीरे वक्त के साथ ये ऑपोजिशन कम होने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है जो कि ऑपोजिट होता है, मतलब एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होता है जो कि ऑपोजिट होता है, और जो नॉर्मल जो आपका सप्लाई करंट है उसको अपोज करता है ड्यू टू लेंजेस लॉ, ये अगर आपको पता हो। ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल स्टेज में आपका टाइम t जीरो पे ऑपोजिशन इतना ज्यादा होता है कि ये करंट आपका क्या होता है, जीरो होता है। वक्त के साथ धीरे धीरे ऑपोजिशन कम होने लग जाता है, करंट थोड़ा बढ़ता है। एक टाइम आता है, फाइनल स्टेज आता है, एक फाइनल स्टेज आता है। एक्चुअली इस स्टेज को आने में बहुत टाइम लगता है, मैथमेटिकली देखा गया है इस स्टेज को आने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली मतलब हो जाता है, कुछ टाइम के बाद आ जाता है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए वो बहुत इनफाइनाइट टाइम होता है, ज्यादा होता है। मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। मान लीजिए इनफाइनाइट टाइम के बाद आपका जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम मतलब उसकी जो पीक वैल्यू है, मान ले आपका ये बैटरी जो है मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है, तो स्टार्टिंग में जीरो होता है, अब वो जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वो पहुंचता है। एक झटके में नहीं पहुंच पाता क्योंकि यहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको क्या करता है, रोकता है।
तो ऑपोजिशन देता है, तो एक झटके में पहुंच नहीं पाता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब वो पीक वैल्यू को पहुंच जाता है, पीक वैल्यू माने मैक्सिमम वैल्यू, उसके आगे तो वो बढ़ नहीं सकता, तो वहां पे जाके करंट का ग्रोथ जो होता है रुक जाता है। तो जैसे ही करंट का ग्रोथ रुक जाता है, करंट का चेंज जो है वो रुक जाता है, चेंज जैसे ही रुक जाता है तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है, डी आई बाई डी टी क्या हो जाता है, क्योंकि वहां पे करंट जो आपका आई नॉट है, तो उसका रेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू लेंसेस लॉ या फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली, कि जब करंट का रेट ऑफ चेंज बंद हो जाता है, मतलब करंट का चेंज होना बंद हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन भी खत्म हो जाता है। मतलब जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, आपका जो सेल्फ इंडक्शन है या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, गायब हो जाता है, बाधाएं जो है खत्म हो जाती है। तो इनिशियल स्टेज में ज्यादा होता है, जैसे वक्त गुजरता रहता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, जब वो पीक वैल्यू को पहुंच जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूरा खत्म, सारी बाधाएं खत्म, ठीक है। अब जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू से जब वो जीरो वैल्यू पे आएगा, वहां पे भी उसको ऑपोजिशन मिलता है, ना उसको बढ़ने देता है प्रॉपर्ली, ना उसको घटने देता है, तो उसको बोलते हैं डीके करंट, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। तो इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन अगर डिराइव कर पाए तो इस बात को समझना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये ऊपर से इन चीजों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है जब तक आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रोथ करंट को स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रोथ करंट को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके बाद डीके करंट को स्टडी करेंगे। अच्छा, ग्रोथ करंट को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आपका जो यहां पे वोल्टेज है ई, अब ये ई वोल्टेज जो है देखिए दो तरीके से यूज हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इंडक्टर के आसपास, एक रेजिस्टर के आसपास, तो मतलब VL प्लस VR। अब इसमें एक बात है, देखिए जब इंडक्टर के आसपास ये वोल्टेज लग रहा है, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, देखा गया इस ये वोल्टेज जो होता है आमतौर पर माइनस ऑफ ई होता है। माइनस ऑफ ई माने क्या होता है आपका, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइनस क्यों लगाया जाता है, देखिए बात को समझिए, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर की साइड लग रहा है, अगर उसको अपने वोल्टेज को इधर के साइड मेंटेन करना है, क्योंकि उसको तो इधर के साइड ही मेंटेन करना है ना, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो उसको इधर मेंटेन करने के लिए इस करंट को, इस वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, उसको अपोज करना पड़ेगा। तो अगर उधर से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे आ रहा है तो उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो ये जो आपका अप्लाइड वोल्टेज होता है इसके अक्रॉस, वो हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ ई होता है, क्योंकि उसको काउंटर एक्ट करना पड़ता है। अगर उधर से वोल्टेज आ रहा है और आप अगर वोल्टेज को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपोज करना पड़ेगा ना। और वैसे भी वोल्टेज इधर की साइड ही है, क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है, देखिए करंट इधर से निकल रहा है, तो इसका ऑपोजिशन होता है। मतलब आपका जो VL है वो माइनस ऑफ ई होता है मिनिमम, उससे ज्यादा हो तो बेस्ट है, मतलब अगर उधर से 10 वोल्ट लग रहा है तो इधर से आपको 10 वोल्ट देना पड़ेगा, ताकि काउंटरैक्ट करके आप अपने वोल्टेज को मेंटेन कर पाओ, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ ई हो जाता है, और ये आपका जैसे VR। अच्छा, अगर आपको पता हो इंडक्टेंस अक्रॉस जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -L di/dt, और VR के अक्रॉस आप लिख सकते हो I × R, ओम्स लॉ, ओके। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो L di/dt और यहां पे I × R, ये आपका हो गया इक्वेशन, पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है, कि आपका जो वोल्टेज है इस तरह से दोनों पार्ट्स में बढ़ गया, एक तो इंडक्टर के अक्रॉस, एक आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अच्छा, इसके आगे क्या करना है, देखिए हमें इक्वेशन निकालना है कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपका करंट क्या बनेगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर मैं स्टार्टिंग वाले कंडीशन की बात करता हूं, या एक मान लीजिए कि जब करंट आपका पीक वैल्यू तक पहुंच चुका है, फाइनल स्टेज में, अभी मैंने आपको बोला था ना फाइनल स्टेज में क्या होता है, आपका जो करंट होता है वाई नॉट बन जाता है। देखिए वहां पे टाइम आपका इन्फिनिटी होगा, ये मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहां पे मैं आपको नहीं बताऊंगा वो चीज, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि सही में पीक करंट तक पहुंचने उसको टाइम इन्फिनिट लगता है कि नहीं लगता, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। वो मुझे पता तो मैंने पहले आपको बता दिया था, यहां पे मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके बताऊंगा। मान लीजिए कि पीक करंट जब उसका पहुंच चुका है, मतलब वो करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। पीक वैल्यू माने क्या, फिक्स्ड वैल्यू। उस टाइम पे उसका रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज व्हाट, 0। तो मतलब आपकी इस इक्वेशन के अंदर अगर आप di/dt को 0 कर देते हैं तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और यहां पे तुम्हारा क्या रह जाएगा, सिर्फ I × R। उस टाइम पे तुम्हारा करंट क्या है, तुम्हारा देखिए इधर आपका E है ना, इस जगह पे E है, ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। उस टाइम पे आपका जो करंट उसको आपको I0 नहीं लिखना चाहिए। जब आपका di/dt 0 हो रहा है तो उस टाइम पे तो करंट तो आपका मैक्सिमम है, I0 है, तो ये तो 0 हो गया, तो इस I को आपको क्या लिखना चाहिए, I0 लिखना चाहिए।
तो यहां से आपको ई की वैल्यू मिल गई आई नॉट इंटू आर। अब इस वैल्यू को आप यहां पे डाल दीजिए, तो आपको ई क्या मिल जाएगा, आई नॉट इंटू आर, यहां पे आपका एल डी आई बाई डी टी, और यहां पे आई इंटू आर। यहां तक आपको समझ आया? अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर आता है, 12th के भी आता है, कैलकुलस का ही टॉपिक है। उसके अंदर एक चीज होती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंगली ये होता है कि जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव के फॉर्मेट में, उसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो सबसे बेस्ट है कि जो वेरिएबल्स जिस कैटेगरी का है उसको एक साइड में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट जो है वो आपका वेरिएबल है, आर आपका कांस्टेंट है, एल भी आपका कांस्टेंट है, आई आपका वेरिएबल है, तो उसको एक साइड पर रख लीजिए। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इस आई आर को आप इधर लेके आ जाइए, इन दोनों जगह से आप आर को कॉमन निकाल लीजिए। अब इस आई नॉट माइनस आई को नीचे भेज दीजिए, डी टी को ऊपर कर दीजिए, एल को इधर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आर बाई एल डी टी डी आई बाई आई नॉट माइनस आई, है ना। आप इधर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए यहां पे डी आई है और उसके पास मैंने आई को रख दिया, और यहां पे आर बाई एल डी टी। अगर आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा कि डी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, अगर आपका इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका लॉजिक क्या आ जाता है, लॉग ई ए माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी, मतलब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है वो साथ में नीचे आपका डिवाइड हो जाता है। वहां पे माइनस बी था तो माइनस बी हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ए प्लस बी एक्स होता तो यहाँ पे प्लस बी से डिवाइड हो जाता है ना, यहाँ पे ए प्लस बी एक्स हो जाता है। इस लॉजिक से काम करता है इंटीग्रेशन का। तो उस लॉजिक से देखिए, ये आपका आई नॉट जो है आपका कांस्टेंट है, आई आपका वेरिएबल है, dt आपका वहां पे टाइम जो है वो आपका वेरिएबल है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर इंटीग्रेटिंग जो आप कर रहे हैं ये इंडेफिनेटली करना है कि डेफिनेटली करना है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूं, ये आप इंडेफिनेटली भी कर सकते हैं, डेफिनेटली भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। फिलहाल तो मैं इंडेफिनेटली करा रहा हूं क्योंकि सिलेबस में आमतौर पर वैसा ही होता है। मैं आपको डेफिनेटली भी करके दिखा दूंगा कैसे आता है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली का मतलब क्या होता है कि आपको लिमिट्स नहीं पता कि इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया डी आई, इस आर बाई एल को बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो यहां पे वेरिएबल ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा लॉग ई आई नॉट माइनस आई। अब देखिए आई जो वेरिएबल उसके कोफिशिएंट क्या है, -1, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे भी वैसे किया था कि x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो इसका -1 है तो -1 से डिवाइड करना, माइनस यहीं पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका। अब r बाई एल यहां पे आपका हो गया t और आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके फाइन। अच्छा, ये तो आपको इक्वेशन मिल गया। अब मुझे इस k की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट को मैं वैसे ही नहीं छोड़ सकता, आई नीड टू नो द वैल्यू ऑफ इट, अदरवाइज मैं मैथ्स को आगे बढ़ा नहीं सकता। ठीक है। अच्छा देखिए इसको कैसे निकालें। एक चीज देखिए, इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपका i जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि वहां पे सेल्फ इंडक्शन जो होता है, वहां पे सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो करंट स्टार्टिंग में पूरा 0 होता है। इट इज जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट। आपने क्लोज तो कर दिया है बट इट लुक्स लाइक एन ओपन सर्किट, वो धीरे 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 फिर बढ़ता है। ओके, तो टाइम t 0 पे आपका i क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इस इक्वेशन के अंदर t को 0 बिठाइए और i को 0 बिठाइए, देखते हैं क्या आता है। log e यहां पे i नॉट बन जाएगा क्योंकि आपका i 0 हो चुका है। ये वाला पार्ट खत्म है तो आपको k, यहां पे सिर्फ k ही रह जाएगा। देखिए k की वैल्यू आपको मिल गया, k की वैल्यू मिल गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। अब इस k की वैल्यू को वहां पे इसी की तो कमी थी, ये तो हम ढूंढ रहे थे, उसको वहां पे डाल दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या दिखेगा, माइनस लॉग ई आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर बाई एल टी, और यहां पे माइनस लॉग ई आई। देखिए यहां पे हम जो भी सारा लॉगरिथम यूज कर रहे हैं वो नेचुरल लॉग है। इस लॉग ई को आप कुछ बुक्स में आपको एलएन भी दिखेगा, एलएन का मतलब होता है लॉग बेस ई, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। अच्छा, अब क्या करना है, आप इसको इधर लेके आ जाइए, इस माइनस लॉग आई को, तो ये प्लस हो जाएगा।
ओके डन। अच्छा, अब अगर आपको लॉग का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो उसमें क्या होता है कि लॉग, अगर मान लीजिए m बाई n है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, चाहे किसी भी बेस का, है ना। जब डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, उसी तरह से आप ये कह सकते हैं अगर वो सब्ट्रैक्शन में है तो उसको आप डिवीजन में ला सकते हैं। तो अगर दिस लॉग ऑफ दिस सब्ट्रैक्टेड लॉग ऑफ दिस, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग। अच्छा, एक काम कीजिए, रुकिए, सबसे पहले काम कीजिए, आप यहां से ना एक माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको बाद में बताऊंगा। एक माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये वाला पार्ट आपका पहले मिलेगा, ये वाला पार्ट आपका बाद में आ जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन में है तो डिवीजन में लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई अपॉन आई। देखिए, आप बोलेंगे सर ये माइनस आपने क्यों निकाला, इसकी जरूरत मुझे पड़ती, अगर आप अभी नहीं निकालोगे तो बाद में आपको फिर भी निकालना ही पड़ता, करना ही पड़ता, तो उससे बेटर है कि आपको आगे करना पड़ेगा, तो उसको आप पहले ही कर लीजिए, इसकी जरूरत आगे जाके आपको पड़ेगी। अब इस माइनस साइन को उधर भेज दीजिए, तब तक आप इस चीजों को नोट कर लीजिए, पहले तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, अगर आपको लॉग का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा लॉग का बेसिक लॉजिक क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है, उसके पावर में मैंने कुछ डाला हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू सी। जब हम लॉग लगाते हैं तो क्या बोलता है, ये आपका बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये आउटपुट होता है। तो लॉग क्या बोलता है, बेस को यहां लिखो, आउटपुट को यहां लिखो, एक्सपोनेंट को यहां लिखो, यही लॉग का लॉजिक होता है कि नहीं होता है। ये बेस, ये आउटपुट, ये एक्सपोनेंट, उस लॉजिक से अगर इसको देखें तो ये आपका बेस है, ये आउटपुट, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ये आपका बेस, ये आपका एक्सपोनेंट, और ये आपका क्या आ गया, यहां पे आपका यहां पे एक आई नॉट था, सॉरी ये आपका आई नॉट था, ये आपका आई नॉट था, ठीक है। चलिए, अब इस आई नॉट बाई आई नॉट को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, आई अपॉन आई नॉट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको इधर लेके आ जाइए और इसको उधर भेज दीजिए, आई जो आ गया इस आई नॉट को ऊपर कर दीजिए, ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, टाइम डिपेंडेंट करंट आ गया, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका पीक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको सारी चीजें समझाता हूं। अच्छा, और एक चीज देखिए, जब मैं आपको स्टार्टिंग में समझा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि शुरू में आपका करंट जीरो होता है, क्योंकि इंडक्शन वहां पे सेल्फ इंडक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है। वक्त के साथ धीरे धीरे वो ऑपोजिशन कम होने लग जाता है और आपका जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। बोला था ना कि बोला था, देखिए मैंने क्यों बोला था एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, क्योंकि आपका जो इक्वेशन आ रहा है उसके अंदर भी देखिए आपको एक्सपोनेंट दिख रहा है, देखिए ई दिख रहा है, ई इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल। मतलब आपका जो करंट है वो ग्रो तो करेगा लेकिन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर्व ले लेता है, पैराबोलिक कर्व ले लेता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके भी दिखाया जाता है, कैसे, ये जो आपका R बाई एल होता है ये कांस्टेंट होता है, मतलब एक सर्किट के अंदर आपने L और R को ले रखा होगा, एक फिक्स वैल्यू को ले रखा होगा, वो तो फिक्स्ड है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं, उसको बोलते हैं टाउ, या इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, इसको कभी कभार हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं या इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाती है L बाई आर, इसकी वैल्यू होती है L बाई आर, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन एल आर सर्किट। एक गिवन एल आर सर्किट के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए, अगर मैं इस R को नीचे कर देता हूं, अगर मैं इस R को नीचे कर देता हूं तो ये कैसा दिखेगा, यहां पे T है, यहां पे L बाई आर आ जाएगा, है ना। तो इस L बाई आर को तुम क्या लिख सकते हो, टाउ, इसको टाउ बोलता है। तो E के पावर में माइनस T बाई टाउ,
हम करंट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन मिला, आप इक्वेशन को ऐसे भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इसको फिजिक्स में कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ ग्रोथ करंट। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ ग्रोथ करंट इन LR सर्किट, या नॉर्मल भी आप कह सकते हैं इंडक्टर सर्किट, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। और एक चीज इसमें क्या है, हमें समझ आया कि आपका जो करंट है, इंस्टैन्टेनियस जो आपका करंट है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन टाइम इंस्टेंट, या टाइम पे कह सकते हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, और क्या समझ आया, और हमें यह समझ आया करंट जो है, ये जो आई है, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ये सीधा ग्रो नहीं करेगा, ऐसे फटाक से ग्रो नहीं करेगा, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। मैथमेटिक्स तो यही बता रहा है ना, देखिए एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अच्छा चलिए, एक चीज और एक बताया जाता है कि ये जो आपका टाउ था, जिसको मैंने क्या बोला था आपको, टाइम कांस्टेंट, कभी कभी इसको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आप टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए एक काम करते हैं, ये जो स्मॉल टी है ना, आपको स्मॉल टी, वो तो वेरिएबल है। मैं जैसे जैसे वैल्यू डालता जाऊंगा, उस टाइम पे आपका करंट क्या आएगा वो आपको बताता जाएगा। यही तो लॉजिक होता है ना। जैसे देखिए, अगर आप टाइम टी पे यहां पे 0 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 अपॉन ये करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ई के पावर में 0 मतलब क्या, 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो पूरा आई का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो सोच के देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता था, जब स्मॉल टी आपका 0 होता था तो करंट क्या आता था, 0 ही तो आता था। तो मैथमेटिक्स आपका वही बता रहा है, मतलब हमने जो निकाला वो सही है। अच्छा, बात कर रहे थे इसके डेफिनेशन की। तो मान लीजिए कि अगर मैं टाइम को ले लेता हूं L/R। L/R का मतलब क्या होता है, टाउ ही है। अगर मैं टाइम को, L/R टाउ ही होता है ना, तो टाइम को अगर मैं टाउ ही ले लेता हूं, L/R ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या सीन बनेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे टाउ ले लेता हूं तो आपका जो आई है वो बनेगा I0 e के पावर में टाउ बाई टाउ। टाउ टाउ क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, -1 e के पावर में -1। अब इस e के पावर में -1 को आप लिख सकते हैं 1/e, ओके। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि इस e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718, ये वैल्यू होता है। अगर आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाता है आपका 0.368 के आसपास कुछ आ जाता है। 1 अपॉन में करेंगे तो 0.368 के आसपास कुछ आ जाता है। एंड इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 0.632 ऑफ I0, ये वैल्यू आ जाता है। मतलब अगर आप परसेंटेज में रखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63.2% ऑफ I0, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसका मतलब होता है टाइम कांस्टेंट को आप, या ये जो आपका टाइम कांस्टेंट है, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको डिफाइन करने के लिए इस वैल्यू को लिया था। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है, ध्यान से बात को समझिए, टाइम कांस्टेंट टाउ व्हिच इज L/R, वो एक ऐसा टाइम है जिस मोमेंट पे या जिस इंस्टेंट पे आपका जो करंट है थ्रू L becomes 63.2% ऑफ द पीक करंट। समझे? इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या आ गया, अगर हम इसका डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन क्या आ गया, टाइम कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड as the time during the growth of current, ये बोलना बहुत जरूरी है, during the growth of current when the instantaneous current या current at an instant is 63.2% of the
पीक करंट। अच्छा, ये ग्रोथ करंट कुछ बच्चे कहते हैं सर बोलना जरूरी है। हाँ, बोलना जरूरी है, क्योंकि जब हम डीके करंट को स्टडी करेंगे ना, तो वहां पे भी टाइम कांस्टेंट एक डेफिनेशन बनेगा, लेकिन वो डेफिनेशन डीके करंट के अकॉर्डिंगली है। अभी ये जो डेफिनेशन है ये ग्रोथ करंट के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की देखिए वैल्यू एक ही आता है, वो अलग कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ ग्रोथ करंट के टाइम उसको डिफाइन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और डीके के टाइम उसको डिफाइन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। ठीक है, अभी मैं ग्रोथ करंट की बात कर रहा हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बना दिया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए, ये था आपका इसका डेरिवेशन। अब ये जो भी हमने पढ़ा, अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूं? टाइम आपका यहां पे है एज यूजुअल एक्स एक्सिस में इनपुट के तौर पे, और यहां पे आपका करंट है। मान लीजिए ये जो है ये आपका मैक्सिमम करंट है, ये आपका मैक्सिमम करंट है, जिसको क्या बोलते हैं? पीक करंट, एब्सोल्यूट करंट भी कहा जाता है। अब हो क्या रहा है, ये ग्रो करेगा टाइम t जीरो पे, ये देखो t इज इक्वल टू 0 है, ग्रो करेगा लेकिन एक्सपोनेंशियली करेगा। यहां पे ऐसे लाइन खींच लेते हैं, एक्सपोनेंशियली करेगा, एक्सपोनेंशियली करेगा ग्रोथ। और मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है, जब टाइम जो है वो आपका टाउ की इक्वल है, माने L/R की इक्वल है, उस टाइम पे आपकी जो करंट होगी वो होएगा 0.632 टाइम्स ऑफ द पीक करंट। यही हमने स्टडी में पढ़ा था ना। ओके, अच्छा, और एक चीज देखिए कि आपका जो करंट है ये मैक्सिमम को अप्रोच कर रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अब तक मैक्सिमम हो नहीं रहा। वो टच करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। वो काफी दूर जाके उसको टच करेगा, काफी दूर जाके करेगा। मतलब कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली मेरे पॉइंट से तो इनफाइनाइट ही है ना। मैथमेटिक्स भी क्या यही बताता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इसका केस करते हैं, पहला केस, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, शुरू में हुआ क्या होगा? आई का फॉर्मूला क्या था? आई नॉट 1 माइनस ई के पावर में माइनस टी बाई टाउ। अगर आपने स्मॉल टी को 0 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? 0। ई के पावर में 0 कितना हो जाता है? 1। ये पूरा मिला के 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो स्टार्टिंग में जब आपका टाइम 0 होता है तो करंट आपका 0 होता है, जो कि लॉजिकली सही है। और अगर मान लीजिए आपका करंट जब मैक्सिमम हो गया, तब आपका टाइम क्या आएगा? मैक्सिमम जब होगा तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर, ये जो आपका इक्वेशन होता है, आपको टाइम निकालना है ना, तो इस करंट को, इंस्टेंटेनियस करंट को आप आई नॉट कर दीजिए। ओके, आई नॉट आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां पे 1, यहां पे ये, अब ये 1 और 1 भी आपका कट गया। आपको क्या मिला? माइनस ई माइनस पावर में t बाई टाउ इज इक्वल टू 0। माइनस को नीचे कर दीजिए। अच्छा, हमें क्या पता है, जब e का पावर इंफिनिटी होता है तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? e का पावर जब इंफिनिटी होता है तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। अगर यहाँ पे e का वैल्यू 0 दिख रहा है, उसका मतलब ये जो उसका पावर है वो कितना रहा होगा? इंफिनिटी। टाउ को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी पूरा आपका इंफिनिटी ही बन जाएगा। मतलब आपका टाइम कितना आ गया? इनफाइनाइट टाइम आ गया। मतलब आपका करंट जब मैक्सिमम बनेगा उस टाइम पे उसको टाइम कितना लग रहा है? बहुत ज्यादा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिक्स तो वैसे यही बताता है। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता। मैथमेटिक्स का मतलब होता है इनफाइनाइट का कि एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव करूंगा, 5 मीटर की दूरी है इस रूम की, अगर मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव करूं तो मेरे लिए डिस्टेंस जो है वो फिनिट है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक चींटी है, छोटा सा एक चींटी है, वो यहां से वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है। उसका स्पीड सोचिए कितना कम होता है, और उसको यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो उस चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अभी इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। तो देखिए, कोई चीज इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा, वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप कहां से देख रहे हैं, आपके अपने कंडीशंस, आपका जो रेफरल पॉइंट उस पर डिपेंड करता है, आप है कौन, कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा अनंत वैल्यू होगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ये जो आपको टाउ का वैल्यू मिला था ना L/R, उसका 5 टाइम्स के आसपास कुछ आ जाता है। यूजुअली ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम, इट इज बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ L/R।
या 5 टाइम्स ऑफ टाउ, इसी के आसपास इर्द गिर्द कुछ होता है। या आप इसको अप्रोक्सीमेट में भी कह सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ L by R, या आप इसको बोल सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ टाउ। इसी के आसपास देखा गया एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है। अब ये वैल्यू जो होता है अपने आप में एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। 5 टाइम्स ऑफ टाउ जो होता है बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इन्फिनिट बोल देते हैं। ठीक है, मतलब उस लॉजिक से इसको इन्फिनिट कहा जाता है। इसका मतलब नहीं कि इन्फिनिट है तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वो मिलेगा। अच्छा, और एक चीज देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सर्किट के अंदर हम आर को क्यों लगाते हैं, हम आर को कंसीडर ही क्यों करते हैं। अगर मान लीजिए एल का अपना कोई रेजिस्टेंस ना भी हो तो भी हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ऐसा क्यों लगाता है। देखिए, अगर आपको पता हो रेजिस्टेंस जो होता है, अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करता है, वहां पे करंट को ग्रो करने में, डीके करने में कोई टाइम नहीं लगता। अगर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, फटाक से करंट पीक पकड़ लेगा, अगर आप क्लोज करते फटाक से करंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, टाइम में किसी किस्म की लैगिंग नहीं क्रिएट करता है। तो होता कि अगर मैंने यहां पे रेजिस्टेंस नहीं इंट्रोड्यूस किया होता तो नॉर्मल जितना टाइम लग रहा है उसको ग्रो करने में, एक्चुअली में टाइम और लगता। रेजिस्टेंस को लगाने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस ने पुश दिया कि भाई उतना टाइम मत लगा, तू बहुत टाइम लगा रहा है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा टाइम लगाता नहीं है, उसको तो जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने से क्या होता है, उसका जो गुण है, उसके जो फीचर्स है, वो थोड़ा इंडक्टर भी पकड़ लेता है। तो इंडक्टर नॉर्मल जितना टाइम लगाता है उतना टाइम लगाता है, थोड़ा कम लगाता है। और लगाने भी चाहिए यार, आप कब तक वेट करते रहोगे। आपने मान लो एक इंडक्टर लगाया, साथ में रेजिस्टर नहीं लगाया होगा, और आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया। अरे इस बल्ब को भी जलने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे ही आप रेजिस्टर यहाँ पे लगा देते हो, रेजिस्टर क्या करता है, उस इफेक्ट को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि रेजिस्टर तो वेट नहीं कर पाता ना, उस पर जैसे करंट पास करोगे फटाक से जल जाता है। करंट पास कर देता है, पिक कर देता है उसको, तो ये वेट नहीं कर जाता। तो अब जब आप उसको सीरीज में लगाते हो तो ये क्या करता है, उसको थोड़ा पुश करता है कि भाई इतना टाइम मत लगा, उसको पुश करता है इतना टाइम मत लगा। तो उसके कारण क्या होता है, वो जो डिले होता है ना, वो डिले थोड़ा कम हो जाता है, लोड जल्दी जल जाता है, मतलब पीक करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, जो करंट है उस अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जल्दी पहुंच जाता है। ये उसका फायदा होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए पहले। अच्छा चलिए, अब जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो डीके करंट का है। ग्रोथ करंट का तो हो गया, डीके करंट का करेंगे। लेकिन डीके करंट को करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा देता हूं। जब मैं ग्रोथ करंट को, जो उसका इक्वेशन था आई निकालते वक्त, मैंने उसको जो इंटीग्रेट किया था वो किया था इंडेफिनेटली, है ना। मैंने आपको बोला था ना कि वो डेफिनेटली भी हो सकता है। आमतौर पर बुक्स में उसको डेफिनेटली नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे आमतौर पर वहां पर कुछ कंफ्यूजन कर देते हैं। लेकिन अगर आप डेफिनेटली करेंगे तब भी वो आपका हो जाएगा। क्यों, कैसे होता है आप देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूं, आपको समझ रहा है आप समझ लीजिए, आपके क्लैरिटी के लिए आपको करके दिखा। इक्वेशन आपको कैसा मिला था, याद करके देखिए, कुछ आई नॉट माइनस आई मिला था ना, डी आई अपॉन, और यहाँ पे आपको आर बाई एल डी टी मिला था। फिर आपने दोनों साइड इंटीग्रेट किया था। तो इस बार मैं इंटीग्रेटिंग कैसे करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डेफिनेटली। अच्छा, अब क्या करना है, यहां पे लिमिट क्या लगाना। देखिए, आमतौर पे बुक्स में ये डेफिनेट इंडिकेशन क्यों नहीं दिया जाता है इसका, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां पे गलती पता है क्या करते हैं, वो यहां पे लिमिट्स को गलत ले लेते हैं, उसके चलते आंसर गलत आ जाता है, तभी वो इंडिफिनिट पे कराते हैं, जस्ट फॉर द सेफ साइड। अब देखिए, लेना क्या है, इनिशियल टाइम पे आपका टाइम क्या होता है, जीरो। जब टाइम आपका जीरो, आपका करंट कितना आएगा, यहाँ पे जीरो करा था ना। जब टाइम आपका जीरो होता है उस टाइम आपका सेल्फ इंडक्शन सबसे मैक्सिमम होता है, तो करंट आपका ना के बराबर होता है, तो जीरो। अब क्या करना है, मान लीजिए आफ्टर सर्टेन टाइम टी, यहां पे करंट को आपको लेना है आई। अब बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको पता है कि इनिशियल वैल्यू तो जीरो है, फाइनल वैल्यू तो आई नॉट है, जीरो से आई नॉट तक बढ़ता है, तो वो क्या कर देते हैं, यहां से जीरो से आई नॉट कर देते हैं, बस गलती वहीं पे हो जाती है। गलती क्या है, देखिए, अगर आप यहां पे आई नॉट डाल देंगे तो यहां पे आपको जो आंसर मिलेगा ना, वो पूरा आई नॉट के टर्म में मिलेगा। एंड हमें क्या पता, आई नॉट इज अ पीक वैल्यू व्हिच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आपको पूरा आंसर जो है यहां पे तो टी मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको आई नहीं मिलेगा, आई नॉट मिल जाएगा। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इंस्टेंटेनियस करंट इन टर्म्स ऑफ आई नॉट, इन टर्म्स ऑफ आई नॉट निकालना है। अगर यहां पे मैं इसको आई जीरो टू आई नॉट कर दूंगा, आई वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, मतलब जिसको मैं निकालना चाहता हूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो मुझे नहीं दिखेगा, मुझे आई नॉट मिल जाएगा। उसको निकाल के क्या करूंगा, वो तो मुझे पता है, अरे वो तो मुझे पता है कितना आएगा, वो तो बैटरी से आप कैलकुलेट कर लोगे, नॉर्मल सर्किट का लॉजिक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो आई आपका कितना आ सकता है। वो मुझे थोड़ी चाहिए, मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई कैसा आ सकता है इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। तो अगर मैं जीरो टू आई नॉट करूंगा, आई वाला टर्म मुझे दिखेगा नहीं, तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, तो मैं क्यों करूं। तभी इसको जीरो से आई नॉट नहीं किया जाता, जीरो से आई किया जाता है। ठीक है, उसको करने से क्या होता है, फाइनल जो आंसर होता है उसमें आपको सारी चीजें आई में मिलती है इन टर्म्स ऑफ आई नॉट।
तो जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाता है, दैट इज द रीजन। तो अक्सर बच्चे गलती बस ये करते थे, वो 0 to I नॉट करते थे, जबकि उसको 0 to I करना है। एक्चुअली होता क्या, 0 अगर आप I नॉट कर दोगे आपको जो मिलेगा वो गलत है, ये मैं नहीं कह रहा है, लेकिन जो आप अभी राइट नाउ चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप अभी क्या चाहते हो, I इन टर्म्स ऑफ I नॉट, बस वो नहीं मिल पाएगा। बस इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 0 to I नॉट करोगे आपको गलत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके चलिए, अब 0 to I कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, log E, यहां पे I का जो यहां पे जो साथ में कांस्टेंट वो क्या है, -1, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। कहां से कहां तक कर रहे हैं हम, 0 to I R/L, यहां पे T 0 to T। अब एक बार आपको फाइनल वैल्यू डालना है, ये लॉजिक तो आपको पता ही होगा कैसे करना होता है। तो जहां पे आपको वेरिएबल वहां पे आपको क्या डालना है, I, तो I में I ही डाल दीजिए, माइनस एक बार I की जगह पे आपको क्या डालना है, 0, तो I नॉट माइनस 0 क्या हो जाएगा, I नॉट, और यहां पे T माइनस 0 आपका T हो जाएगा। तो हुआ क्या, अगर ये दोनों सबट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और यहां पे T, इस नेगेटिव को उधर ले जाइए, इसको अगर हटा देते लॉग से तो कैसा आ जाएगा, याद है मैंने आपको समझाया था, देखो वही आ गया ना, यही तो इक्वेशन आया था पिछली बार भी हम, बस आगे सॉल्व करेंगे तो वही मिल जाएगा। I नॉट I बाई I नॉट से दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, लाइक दिस। इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाइए, इस पूरे पार्ट को उधर भेज दीजिए, सॉरी, अब I नॉट को ऊपर उठा दीजिए, तो लीजिए वही तो आ गया। अरे वो तो आपको यही समझ जाना चाहिए था, यहीं पे तो आ गया था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 to T करना है, यहाँ से 0 to I करना है, 0 to I नॉट मत कीजिएगा भाई, I नॉट मत कीजिएगा, फिर जो आपको ये इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको करना है तो कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं डीके करंट। डीके करंट माने आपने स्विच को ओपन कर दिया, माने ऑफ कर दिया, सर्किट को ऑफ कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, तो करंट अभी आपका डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करते वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्यों, लेंस स्लो, ना उसको बढ़ने देगा प्रॉपर्ली ना उसको घटने देगा, तो घटाव के टाइम भी उसको एक बाधा मिलेगी, लेकिन ये बाधा जो होता है वो सपोर्टिंग के थ्रू मिलता है। देखिए जब वो डिक्रीज करता है, जब वो डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज जब करता है, उसके इंक्रीमेंट को रोकने के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है वो ऑपोजिंग क्रिएट होता है, वो ऑपोजिंग क्रिएट होता है, क्योंकि उसको अपोज करना है ना। अब जब वो करंट डिक्रीज कर रहा है, उस डिक्रीमेंट को रोकने के लिए आपका जो करंट है वो सपोर्टिंग क्रिएट होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो डिक्रीज ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस घाटे में ना जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो उसका आपका घाटा रुक जाएगा। जब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, अगर मैं चाहूं कि आपका बिजनेस ना बढ़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। तो जब बढ़ रहा है तो अपोजिशन, जब घट रहा है तो सपोर्टिंग, दोनों ही तरीके से बढ़ने को भी रोका जा रहा है, लैग किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, घटने को भी डिले किया जा रहा है। अच्छा, तो मेन जो आपका इक्वेशन था वो क्या था, E इज इक्वल टू, याद करके देखिए, L di बाई dt प्लस IR, ये आपका इक्वेशन था। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, इनिशियली हुआ क्या, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, करंट को स्विच ऑफ कर दिया। मान लीजिए इनिशियली द सर्किट बिकम्स इनएक्टिव, आपका जो सर्किट है वो क्या बन गया, इनएक्टिव बन गया, मतलब आपने सर्किट को ब्रेक कर दिया, सर्किट को आपने ब्रेक कर दिया, मतलब की को उठा लिया होगा, ओपन कर दिया होगा सर्किट को। तो आपका जो वोल्टेज सप्लाई था, जो डायरेक्ट करंट का वोल्टेज सप्लाई था वो तो कट ऑफ हो गया। तो जैसे वो कट ऑफ हो गया तो यहां पे क्या हुआ, देखिए ये टाइम t0 पे हुआ, जब आपने उसको कट ऑफ कर दिया तो हुआ क्या, ये आपका 0 हो गया, L di बाई dt प्लस IR, ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। अब इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस IR L di बाई dt, I को इधर भेज दीजिए, dt को ऊपर कीजिए, L को नीचे कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, di बाई I, dt को ऊपर भेजिए, L को नीचे कर दीजिए, R तो आपका यहीं पे था माइनस के साथ, ठीक है। तो आपको क्या मिला, di बाई I, इधर आपका माइनस R बाई L dt। अब आपको क्या करना है, एज यूजुअल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सिंपल।
तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर मैं आमतौर पर स्टार्टिंग में इसको इनडेफिनेटली ही कर रहा हूं, इनडेफिनेट करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। कांस्टेंट ले लेंगे, उसमें क्या है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग हो जाएगा ना, लॉग आई माइनस आर बाई एल टी प्लस के, एक कांस्टेंट आ गया। अब इस के को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि इसको यहां पे डाल पाओ, ताकि यहां पे के दिखे ही ना। कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में एट टी इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0, आपने जब स्विच को ऑफ किया था उस टाइम आपका करंट कितना था, पीक पे था ना, क्योंकि अभी तो पीक पे है। आप जब स्विच ऑफ करोगे तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो स्टार्टिंग जो आपका टाइम था उस टाइम आपकी करंट कितनी है, पीक पे है, तो आपकी आई कितनी है, आई नॉट है। मतलब अगर मैं टाइम को यहां पे 0 कर दूं तो आई को क्या लिखना पड़ेगा, आई नॉट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। ये जो आपको के की वैल्यू मिली, इस के की वैल्यू को यहां पे डालें, यही तो ढूंढ रहे थे हम, इसको यहां पे डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लॉग ई आई माइनस आर बाई एल टी, और यहां पे लॉग आई नॉट, इसको यहां पे लेके आ जाइए, माइनस आर बाई एल टी। सबट्रैक्शन में है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, लॉग ई आई अपॉन आई नॉट माइनस आर बाई एल टी। अगर आप यहां से लॉग को हटाना एक्सपोनेंट में डाला तो कैसे लिखेंगे, ये एक्सपोनेंट मतलब बेस, ये आपका जो एक्सपोनेंट है वो यहां पे आ जाएगा, और ये आपका आउटपुट यहां पे आ जाएगा। अब इस आई नॉट को यहां पे उठा दीजिए तो आई क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट ई के पावर में माइनस आर बाई एल टी। लीजिए ये आपका इंस्टैंटेनियस करंट आ गया, ये आपका इंस्टैंटेनियस करंट है एट टाइम टी। और देखिए ये जो आपका डीके कर रहा है इसको डीके करंट भी कहा जाता है। डीके, वो ग्रोथ करंट था, ये डीके करंट था, इसको डीके करंट भी कहा जाता है। ये भी एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये डीके भी एक्सपोनेंशियली करेगा। मतलब स्टार्टिंग में जब वो डीके करेगा ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो कम टाइम लेगा। ओके अच्छा, तो अगर मान लीजिए यहां पे भी हम टाउ के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो कि टाइम कॉन्सेप्ट था, उसको मैं ले लेता हूं एल बाई आर, एल बाई आर। तो ये चीज कैसा दिखेगा, देखिए ई के पावर में माइनस टी बाई टाउ, है ना। ठीक है ना, ये अगर यहाँ पे टाउ है, एल बाई आर अगर टाउ है तो 1 बाई टी, टाउ कितना हो जाएगा, आर बाई एल, तो आर बाई एल को आप 1 बाई टाउ कर दीजिए। तो ये भी इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ डीके करंट। वो था आपका हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर में माइनस टी बाई टाउ, वो था हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ ग्रोथ करंट। ये है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ डीके करंट इन एलआर सर्किट, इन एलआर सर्किट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, अब जैसे ग्रोथ करंट के टाइम हमने टाउ को डिफाइन किया था, यहां पे भी हम टाउ को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अगर आप टाउ को डिफाइन कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, पुट कीजिए टी की वैल्यू को टाउ कर दीजिए, जो कि कितना होता है एल बाई आर। अगर आप यहां पे टी की वैल्यू को टाउ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर में माइनस टाउ बाई टाउ, टाउ टाउ कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो गया। अब इसको नीचे लेके आ जाइए। अब हमें पता है ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718। अगर आप उसको ऊपर ले जाएंगे डिवीजन 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.368 कुछ आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36.8% ऑफ आई नॉट। तो जब डीके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है तो हमें क्या समझ आ रहा है कि टाइम, ये टाइम कांस्टेंट है या इंडक्टिव कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली है क्या, एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपका करंट जो है वो 36, ये जो डीके करंट है, नॉट द ग्रोथ करंट, दिस डीके करंट विल बिकम 36.8% ऑफ द पीक करंट। तो देखिए इसको डिफाइन करने का दो तरीका है। जब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे कुछ और था, वहां पे था 63.2% ऑफ आई नॉट, बट दैट वाज द ग्रोथ करंट। और जब डीके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डीके करंट बिकम 36.8% ऑफ द पीक करंट। ओके, तो मतलब आप अगर इसको डिफाइन करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट
of LR circuit is defined as the time during which the decay current becomes 0.368 times या 36.8% टाइम्स ऑफ पीक करंट। अब बच्चे कहते हैं सर कौन सा वाला सही है, वो वाला डेफिनेशन सही है क्या? अरे बाबा सही दोनों है। वहां पे ग्रोथ के टाइम पे मैंने उसको डिफाइन किया, मतलब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया। यहाँ पे मैं डीके के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहा हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसका डेफिनेशन का पूछे तो आप क्या लिखेंगे? आपकी मर्जी, आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, डीके के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, चाहे तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता है कि टाइम कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है टाइम की जो कि L by R है, जिसके चलते क्या होता है, ग्रोथ करंट जो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे 0.632 टाइम्स ऑफ द पीक करंट होता है। या तो डीके करंट जो होता है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, और या तो डीके करंट जो होता है वो 0.368 टाइम्स ऑफ द पीक करंट होता है। तो दोनों को जोड़ के भी आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आपको बताना है आप लिख सकते हैं। उसको लिख लीजिए। अच्छा देखिए, तो ये हम कर रहे थे डीके करंट। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था, डीके करंट में जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उसको हमने कैसे किया था, इंडेफिनेटली किया था। उसको भी डेफिनेटली करने का कोई तरीका होगा, है ना? जैसे ग्रोथ के टाइम मैंने आपको इंडेफिनेट इंडेफिनेट दोनों समझाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी इंडेफिनेटली का भी कोई डेफिनेटली तरीका तो होगा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको इक्वेशन क्या मिला था याद है, डी बाई आई मिला था, और इधर आपको क्या मिला था, माइनस आर बाई एल डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूँ तो कैसे करना है? सारा खेल जो है वो लिमिट का है। अक्सर बच्चे डेफिनेट इस वजह से नहीं कर पाते, या बुक्स में भी अवॉइड इस वजह से मारा जाता है क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता आता कि लिमिट्स को लेना कैसे होता है। देखिए अगर आप इसको लिमिट में लगाते हैं तो कैसे आएगा, माइनस आर बाई एल। अब कैसे करना, देखिए जब शुरू में टाइम आपका टी जीरो था उस टाइम आपका करंट कितना था, उस टाइम आपका करंट आई नॉट था। तो आप लोग सर पिछली बार तो मना कर रहे थे, अरे बाबा वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे देखना होता है ना। उस टाइम टी जीरो पे आपका करंट जीरो था तो मैंने टी जीरो पे जीरो लिया। फिर मैंने बोला था कि पीक तक मत पहुंचो, आई तक पहुंचो, अदरवाइज आप क्या करोगे, आई को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी यहाँ पे जब टाइम तुम्हारा जीरो है उस टाइम पे तो आई नॉट आपका होगा ही, उस टाइम पे आपका करंट आई नॉट ही होगा, और क्या होगा। अब इस बात को मैं अवॉइड नहीं मार सकता, यहाँ पे आई मत लिखना क्योंकि टी जीरो पे सही में तुम्हारा आई नॉट ही है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्या करना है, आफ्टर सर्टेन टाइम टी, मतलब पीक वैल्यू पे जब सबसे मैक्सिमम वैल्यू था उस टाइम आपका करंट कितना था, आई नॉट था। अब करंट आपका धीरे धीरे घट रहा है। अब आप क्या कीजिए, फाइनल जब वो पूरा घट जाएगा, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, वहां पे तो उसका करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मैं वहां तक लिमिट नहीं लगाऊंगा, मैं बीच रास्ते कहीं पे लूंगा, मैं बीच रास्ते कहीं पे लूंगा कि जब मालूम उसका टाइम अभी टी है उस टाइम पे उसका करंट कुछ आई है, ऐसे बीच रास्ते पे लूंगा। क्योंकि मैंने पूरा ले लिया, ऊपर आई नॉट यहाँ पे आई, मतलब आई नॉट से अगर मैं पूरा जीरो ले लूं, वहां पे फाइनल जो मुझे आंसर मिलेगा वो आई के टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आई ही नहीं है तो आई के टर्म में आंसर मिलेगा कहां पे। बट मुझे तो आई के टर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई नॉट से पूरे जीरो तक नहीं देखूंगा, मैं बीच रास्ते तक देखूंगा। पिछली बार भी मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग से लेकर पूरे टॉप तक नहीं गया था, मैं बीच रास्ते तक ही गया था। उसी तरह अभी मैं टॉप से जब फाइनल वैल्यू तक जाऊंगा तो यहां तक नहीं जाऊंगा, बीच रास्ते तक जाऊंगा, क्योंकि बीच रास्ते जाने से आई इंट्रोड्यूस होगा और मुझे आई चाहिए, क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। तो मैं आई नॉट से आई तक जाऊंगा कि मान लो शुरू में जीरो था तो उस टाइम आपका पीक करंट था, फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे उसका करंट कुछ आई होगा। मैं यहां तक नहीं जाऊंगा, यहां पे जाऊं तो मुझे आई नहीं मिल पाएगा, और मुझे आई चाहिए, वेरिएबल चाहिए, वरना मैं इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालूंगा कैसे। तो आपने यहां तक कर दिया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, लॉग आई नॉट टू आई माइनस आर बाई एल टी, जीरो टू टी। अब इसमें आप लिखेंगे लॉग आई के अंदर आई डाल देंगे, माइनस लॉग आई नॉट माइनस आर बाई एल, टी माइनस जीरो का कितना हो जाता है, टी ही हो जाता है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आई अपॉन आई नॉट, यहां पे माइनस आर बाई एल टी। अगर आप यहां से लॉग को हटा दें तो कैसे लिखेंगे, ई के पावर में माइनस आर बाई एल टी, और यहां पे आपका आ जाएगा आई बाई आई नॉट को ऊपर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आई नॉट ई के पावर में माइनस आर बाई एल टी। देखिए वही आ गया ना इक्वेशन, बट इस बार हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन से किया। अगर आपको ये देखना है, समझना है, आपको क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसको लिख लीजिए। अच्छा चलिए
हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया कि डीके करंट का इक्वेशन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अच्छा, उसके इंटीग्रेशन को डेफिनेटली इंडेफिनेटली हमने दोनों तरीके से करके देख लिया। अब इसका ग्राफ भी कर लेते हैं, बस वही आखिरी रह जाता है। देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट में देखूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, उस टाइम आपका करंट क्या आएगा? आप देखिए इक्वेशन क्या है आपका, I इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर में माइनस आर बाई एल का t। अगर आप यहाँ पे t को 0 कर देते तो क्या आ जाएगा? देखिए e का पावर क्या हो जाएगा? 0। किसी चीज का पावर 0 मतलब क्या? 1 हो गया, 1 इंटू आई नॉट। देखिए वो खुद बता रहा है, इक्वेशन खुद बता रहा है कि आपका करंट क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, है ना। आपका करंट जो है वो आपका मैक्सिमम आएगा। फिर आप अगर केस 2 में देखते हैं कि आपका जब करंट 0 हो जाएगा, आप जानना चाहते हैं कि करंट 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या लिखिए, आप चेक कर लीजिए, I इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर में माइनस आर बाई एल टी। आप इस I को 0 कर दीजिए, आई नॉट को नीचे कर दीजिए, ई के पावर में माइनस आर बाई एल टी क्या आ गया आपका? पूरा 0। ई के पावर में कुछ क्या डालने से 0 होता है? इन्फिनिटी, मतलब माइनस आर बाई एल टी, ये जो है वो इन्फिनिटी हो गया। टी कितना आ गया? इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये आपका मैक्सिमम करंट है, तो आपका ये ग्राफ ऐसे जाएगा, डीके करंट। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जिसको तुम टाउ कह सकते हो, जो कि क्या है? एल बाई आर है। उस टाइम पे आपका करंट कितना आएगा? याद करके देखो, जब टाइम आपका टाउ था तो करंट कितना आया था? 0.368 टाइम्स ऑफ द पीक करंट। मतलब यहां पे जो करंट आपका आएगा 0.368 टाइम्स ऑफ द पीक करंट। ओके, ये आपका ग्राफ है, लिख लीजिए इसको। अच्छा देखिए, आज का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। बस इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं बेसिक चीज और बात बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये जो टाउ की बात हम बार बार कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट या इंडक्टिव कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं, टाइम कांस्टेंट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब इसकी एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसको जानने से इंजीनियर्स को क्या पता चल जाता है? क्योंकि इंजीनियर्स जब सर्किट्स को डिजाइन करते हैं तो टाउ को पता करने से उनको क्या पता चल जाता है, क्या स्पेशल मिल जाता है? देखिए, टाउ की वैल्यू होती है एल बाई आर, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ये कभी कभार एग्जाम्स में वाइवा में पूछा जाता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो मुझे पता है एल बाई आर होता है, सो व्हाट। देखिए होता क्या है, ये टाउ आपको एक वैल्यू बताता है। क्या वैल्यू बताता है? एल बाई आर। अब देखा गया अगर ये वैल्यू जो कि एल बाई आर है, अगर आपका काफी लार्ज होता है, लार्ज होने का मतलब आपका जो टाइम है, सॉरी करंट जो है वो ग्रो करने में भी आपको बहुत टाइम लगाएगा और डीके करने में बहुत टाइम लगाएगा। मतलब डिले जो है टाइम का वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपका करंट ग्रो कर रहा है, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। और अगर आपका करंट डीके कर रहा है, उसमें भी इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आपका डिले जो होगा ग्रोथ और डीके में वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, लॉट, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वो होना अच्छी बात नहीं है ना, आप खुद सोच के देखो, वो अच्छी बात नहीं है। आपको अच्छा लगेगा कि आपका करंट इतना टाइम लग रहा है, तो उसको लोड जो है आपने लगा रखा, कोई मोटर लगा रखा होगा, बल्ब लगा, उसको तो जलने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऑन में बहुत टाइम लग जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। सो ये जो कंडीशन है, इट इज नॉट डिजायरेबल। ये कंडीशन जो है ये नॉट डिजायरेबल है। तो डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि इस वैल्यू को एज स्मॉल एज पॉसिबल होना पड़ेगा। अब देखिए पूरी तरह से हम ऑब्लिटरेट तो नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरह से इरेडिकेट तो नहीं कर सकते इक्वेशन से, लेकिन जिस हद तक हो सके उसको आप कम कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। अब इसको कम कैसे करेंगे, इस वैल्यू को हम कम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका यह है कि अब एल को छोटा लो और आर को बड़ा लो। देखो आर इसका इनवर्स है, आर जितना बड़ा होगा ये उसका क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। तो ये टाउ जो है ये आपका छोटा होना चाहिए। अब छोटा कैसे होएगा? इधर एल जो है वो क्या हो, स्मॉलर हो, और या तो आर जो हो वो लार्जर हो। तो मैंने याद है आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपका जो सर्किट उसमें आर लगाने का इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो मैंने आपको ये बोला था, याद कीजिए मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले कि आर लगाने से क्या होता है, वो जो इतना डिले करता है वो डिले कम हो जाता है। बोला था ना कि बोला था, है ना। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बोला था, उसका मैथमेटिकल रीजन आपको बता रहा हूं क्यों बोला था। देखिए आपको उस डिले को कम करना है, उस डिले को कम करने के लिए क्या चाहिए आपको? आर चाहिए कि नहीं चाहिए? यू नीड आर, और वो आर ज्यादा होना चाहिए। अगर आप आर नहीं लगाओगे, अगर आप आर नहीं लगाओगे, अगर आपका आर कम होगा, आर ना लगाने से क्या होता है,
इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होगा जो कि अपने आप में कम है, जो कि काफी नहीं है, तो कम है ना। अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो डिले ज्यादा होगा। करंट ग्रो करने में बहुत टाइम लगाएगा, डीके करने में बहुत टाइम लगाएगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। उस वजह से इंडक्टर का अगर आपका अपना रेजिस्टेंस कम होता है तो हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस साथ में लगा देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी। अब ज्यादा भी ज्यादा नहीं कर देना चाहिए, ज्यादा कर दोगे तो वहां पे क्या होता है, सर्किट कभी बार हीट अप हो जाता है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, डिसिपेट होता है हीट ज्यादा, कभी बार आग भी बढ़ सकता है। तो उतना भी ज्यादा नहीं करना होता है, जितना ऑप्टिमल वैल्यू तक आपका सर्किट उसको झेल सकता है उतना ही आप उसको बढ़ा सकते हो। तो बढ़ाने से क्या होता है, इसको बढ़ाने से टाउ की वैल्यू घट जाती है, मतलब डिले कम होता है। अब क्या हो जाता है, आपका जो डिले होगा वो क्या होगा, लेसर होगा, मतलब ग्रोथ भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, डिले कम होगा, डीके भी जल्दी हो जाएगा। पूरी तरह से इस डिले को आप रोक तो नहीं सकते, पूरी तरह से नहीं रोक सकते। अगर पूरी तरह से रोक दो फिर तो आपको इंडक्टर को हटाना पड़ेगा सर्किट में से, फिर तो टॉपिक ही आपका खराब हो गया। टॉपिक इंडक्टर को लेके था, उसको काय का हटाना है आपको, उसको तो हटा नहीं सकते, तो वो तो रहेगा। बस आप क्या कर सकते हो, उस इफेक्ट को जितना हो सके कम कर सकते हो। तो उसको कम करने का तरीका क्या है, या तो इंडक्टर को कम ले लीजिए, इंडक्टेंस कम ले लीजिए, या तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो रेजिस्टेंस बाजू में जो लगा रहे उसको हाई कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाउ, टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज के टॉपिक में देखिए, ये जो आपको मैंने सारा टॉपिक कराया था एलआर सर्किट का, इसमें जो करंट की बात हम कर रहे हैं, चलिए मैं वो भी आपको साथ बताता हूं। ये जो करंट आप कर रहे हैं, इस करंट को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, ट्रांजिएंट करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये करंट आपका वेरी कर रहा है ना, फटाक से तो एक बार में पूरा पिक नहीं लेता और पूरा जीरो भी नहीं लेता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कटता है। तो हर एक वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर एक टाइम इंस्टेंट पे। तो इस करंट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट में ग्रोथ भी होता है और डीके भी होता है एलआर सर्किट के अंदर। सेम लॉजिक आपका कैपेसिटेंस सर्किट में भी होता है। जब कैपेसिटेंस लगाया जाता है सर्किट के अंदर, वहां पे भी सेम सिचुएशन होता है, करंट को बढ़ने में भी टाइम लगता है, घटने में भी टाइम लगता है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं आज नहीं समझा सकता, आज की वीडियो में मुझे सिर्फ इंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना था, जो कि मैं समझा चुका हूं। इसका जो दूसरा टॉपिक है जो कि कैपेसिटेंस के तरीके से आता है, वो मैं इसकी दूसरी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, सही, बाय।